कल्पना कीजिए एक ऐसी पर्वत श्रृंखला की जो तब से खड़ी है जब धरती पर जीवन बस पनप ही रहा था, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। और आज अरबों साल के इतिहास के बाद उसे खत्म करने का खतरा एक 100 मीटर के फुट्टे से नापा जा रहा है। ये कहानी है अरावली की। बिल्कुल। और आज हम जो एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे कुछ बहुत दमदार एडिटोरियल्स पर बेस्ड है। अच्छा। बड़े बड़े पर्यावरणविद और वैज्ञानिक अपनी चिंता जता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ियां क्यों नहीं है, ये 100 मीटर की लकीर खींचने का क्या मतलब है, और अगर ये लकीर खींच दी गई तो दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जब हम अरावली कहते हैं तो हम असल में किस चीज की बात कर रहे हैं? मेरे जहन में तो बस दिल्ली से गुरुग्राम जाते हुए कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है ना? कहीं ज्यादा। ये दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमालाओं यानी कि फोल्ड माउंटेन्स में से एक है। फोल्ड माउंटेन्स? हाँ, इसकी उम्र का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, करीब करीब 2 अरब साल। 2 अरब साल? इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हिमालय तो इसके सामने बच्चा है, सिर्फ 5-6 करोड़ साल पुराना। एक समय था जब अरावली हिमालय से भी ऊंचा और विशाल हुआ करता था। अविश्वसनीय है। मतलब जब ये पर्वत बने होंगे तब तो डायनासोर भी नहीं थे धरती पर। और ये फैला कहाँ तक है? इसका फैलाव गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होता है। अच्छा, गुजरात से? हाँ, फिर पूरे राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली की रायसीना हिल्स तक पहुंचता है। रायसीना हिल्स? जहां आज राष्ट्रपति भवन है। बिल्कुल। ये करीब 700 किलोमीटर लंबी एक, आप कह सकती हैं, एक अटूट श्रृंखला है। 700 किलोमीटर? मतलब दिल्ली से लखनऊ से भी ज्यादा लंबा। मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी विशाल है। लेकिन सिर्फ इसकी उम्र या आकार ही इसे महत्वपूर्ण नहीं बनाते। इसका असली काम क्या है? इसे उत्तर भारत की लाइफलाइन क्यों कहते हैं? देखिए, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इसका महत्व इसके काम में है, इसके इकोलॉजिकल फंक्शंस में। इसके 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये एक विशाल दीवार है जो थार रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। एक दीवार? आप कह रहे हैं एक क्लाइमेट बैरियर की तरह? बिल्कुल। अगर अरावली ना होती तो राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधियां और रेत कब की गंगा के उपजाऊ मैदानों तक पहुंच चुकी होती। अच्छा। शायद आज हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान होता। ये हमें मरुस्थलीकरण मतलब डेजर्टिफिकेशन से बचाती है। वाह, ये तो पहला ही काम इतना बड़ा है। और दूसरा काम है फेफड़ों का। दिल्ली एनसीआर, जो दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है, उसके लिए अरावली एक ग्रीन लंग की तरह है। ग्रीन लंग्स? इसका घना जंगल, इसकी हरियाली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे प्रदूषकों को सोखती है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। जब भी दिल्ली का AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचता है तो अरावली ही है जो एक बफर की तरह काम करती है। सही। और तीसरा, जो शायद आज के समय में सबसे जरूरी है, पानी। सबसे जरूरी। अरावली की चट्टानें झरझरी हैं, पोरस हैं। वो एक विशालकाय प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करती हैं। स्पंज की तरह? हाँ। जब मॉनसून में बारिश होती है तो ये पहाड़ियां उस सारे पानी को सोख लेती हैं और धीरे धीरे उसे जमीन के नीचे पहुंचाती हैं। यही पानी हमारे भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, ये सब शहर पानी के लिए बहुत हद तक इसी प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम पर निर्भर हैं। इसे एक्वीफर कहते हैं। तो ये सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि एक जीता जागता सिस्टम है जो रेगिस्तान रोकता है, हवा साफ करता है और पानी देता है। लेकिन मैंने सुना है कि अब इसी सिस्टम की परिभाषा को बदलने की कोशिश हो रही है। ये 100 मीटर वाली बात क्या है? कहाँ से आई ये अजीब सी शर्त? और यहीं से इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। हाल की कुछ कानूनी चर्चाओं और व्याख्याओं में ये बात सामने आई है। प्रस्ताव ये है कि अरावली पहाड़ी का दर्जा केवल उन्हीं संरचनाओं को दिया जाए जिनकी ऊंचाई आधार से 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। सुनने में तो ये सिर्फ एक टेक्निकल डेफिनेशन लगती है, एक क्लासिफिकेशन का तरीका। इसमें इतना खतरनाक क्या है? यही तो जाल है। ये तकनीकी लगता है पर है नहीं। आप सोचिए, अरावली 2 अरब साल पुरानी है। हाँ। इतने समय में हवा, पानी, मौसम की मार से ये प्राकृतिक रूप से घिस चुकी है। इसका इरोजन हो चुका है।
इसकी चोटियां अब हिमालय की तरह नुकीली और ऊंची नहीं है, बल्कि गोल और कम ऊंची हो गई हैं। मतलब समय के साथ इसकी ऊंचाई कम हो गई है। तो इस 100 मीटर की लकीर खींचने का असल असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि एक कलम के झटके से अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर पहाड़ ही नहीं माना जाएगा। क्या? हाँ, उसे अरावली की सुरक्षा छतरी से बाहर कर दिया जाएगा। जो आज जंगल है, एक संरक्षित क्षेत्र है, वो कल कानूनी तौर पर सिर्फ खाली जमीन बन जाएगी। और जैसे ही वो खाली जमीन घोषित होती है, वहां खनन, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, इन सब के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। ठीक समझे, ये एक कानूनी रास्ता बनाने जैसा है। जो काम आज अवैध खनन के जरिए छिपकर होता है, वो कल पूरी तरह से कानूनी हो जाएगा। और अरावली बचाओ अभियान से जुड़े विशेषज्ञों का कुछ आंकड़ा भी तो है इस पर। हाँ, और वो आंकड़ा होश उड़ाने वाला है। उनका अनुमान है कि अगर ये 100 मीटर वाला मानक लागू कर दिया गया, तो अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। 80 से 90%? ये तो लगभग पूरी पर्वत श्रृंखला ही हो गई। बिल्कुल। मतलब हम अरावली को बचाने की बात नहीं, बल्कि उसे लगभग पूरी तरह खत्म करने की कानूनी इजाजत देने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ पहाड़ियों को बचाने या ना बचाने का सवाल नहीं है। ये पूरी इकोलॉजी को एक झटके में खत्म करने का प्रस्ताव है। असल में जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी ऊंची चोटियों पर नहीं, बल्कि तलहटी, ढलानों और छोटी पहाड़ियों पर सबसे ज्यादा होती है। ये नियम सीधा उसी पर हमला करता है। ये तो और भी डरावना है। इस सब के पीछे कौन है? मतलब जाहिर है कि भूमाफिया और रियल एस्टेट लॉबी की नजरें इस जमीन पर लंबे समय से होंगी। बिल्कुल। अरावली में अवैध खनन का एक लंबा और खूनी इतिहास रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर रोक लगाई है, लेकिन ये रुकता नहीं। सही। अब सोचिए, अगर ये नियम आ गया तो उन्हें अवैध काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कानूनी तौर पर रिजॉर्ट्स बना सकते हैं, पत्थर और बजरी के लिए पूरी की पूरी पहाड़ियां उड़ा सकते हैं और बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। मतलब जो आज एक हरा भरा कॉरिडोर है, वो कल कंक्रीट का जंगल बन जाएगा। बिल्कुल, कंक्रीट का जंगल। आपने कॉरिडोर शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि ये इलाका सिर्फ पेड़ पौधों का ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का भी घर है। इसका उन पर क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा असर पड़ेगा। अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये एक जीवंत इकोसिस्टम है, लाखों जीवों का घर है। खासकर गुरगांव और फरीदाबाद से सटा इलाका, जिससे मांगरबणी के नाम से भी जाना जाता है, वो तेंदुओं यानी लेपर्ड्स का एक बहुत महत्वपूर्ण घर और कॉरिडोर है। एक मिनट, कॉरिडोर से आपका मतलब है कि वो सचमुच इन पहाड़ियों को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए? बिल्कुल। याद कीजिए, हमने शुरू में बात की थी कि ये श्रृंखला 700 किलोमीटर लंबी है। हाँ। ये जानवर इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं सरिस्का से लेकर दिल्ली तक आने जाने के लिए। ये उनका जेनेटिक कॉरिडोर है, जो अलग अलग आबादी को मिलने जुलने का मौका देता है। अगर बीच में खनन शुरू हो गया, दीवारें खड़ी हो गईं या रिजॉर्ट बन गए, तो ये रास्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। और जब रास्ता टूटेगा तो जानवर कहाँ जाएंगे? वो भटक कर इंसानी बस्तियों में, शहरों की सड़कों पर आएंगे, और यहीं से मानव पशु संघर्ष की वो दर्दनाक कहानियां शुरू होती हैं जो हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं। सही बात है। ये तेंदुओं और हम इंसानों दोनों के लिए खतरनाक स्थिति होगी। और सिर्फ तेंदुए तो नहीं होंगे वहाँ? बिल्कुल नहीं। यहाँ नीलगाय, सियार, लकड़बग्घे, साही और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं। ये उनकी आखिरी शरणस्थलियों में से एक है। कल्पना कीजिए, जब यहाँ बड़े पैमाने पर खनन शुरू होगा तो डायनामाइट के विस्फोटों का शोर, मशीनों की गड़गड़ाहट और हवा में फैलने वाली सिलिका की धूल, इन सबसे इन जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उनका पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ये तो हुई वन्य जीवों की बात, लेकिन इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों पर भी तो पड़ेगा। हमने पानी की बात की थी। अगर ये पहाड़ियां टूटी तो पानी के संकट का क्या होगा? संकट और गहरा हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, अरावली एक प्राकृतिक स्पंज है। गुरुगांव और फरीदाबाद जैसे शहर पहले से ही डार्क जोन में है। डार्क जोन मतलब वहां जमीन से जितना पानी निकाला जा रहा है, उतना वापस नहीं जा रहा।
वाटर टेबल हर साल खतरनाक ढंग से नीचे गिर रहा है। अगर हमने इस प्राकृतिक रिचार्ज सिस्टम को तोड़ दिया तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने ही कुएं में जहर मिलाने जैसा काम करेंगे। पानी का संकट इतना बढ़ जाएगा कि शायद हमें बाहर से पानी ट्रेन से लाना पड़े। और हवा का क्या? वो धूल भरी आंधियां जिन्हें अरावली रोकती हैं? वो दीवार गिर जाएगी। आज जो धूल भरी आंधियां राजस्थान तक सीमित रहती हैं, वो बिना किसी रुकावट के सीधी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में घुसेंगी। बाप रे। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो पहले से ही बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में रहता है, वो शायद साल के ज्यादातर दिन खतरनाक श्रेणी में रहेगा। अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां और भी आम हो जाएंगी। ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी। तो मतलब पीने का पानी खत्म, सांस लेने की हवा जहरीली और जंगली जानवर सड़कों पर, ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। और ये एक ऐसा गुला सपना है जो हकीकत बन सकता है। अरावली का खत्म होना सिर्फ कुछ पहाड़ों का खत्म होना नहीं है, ये इस पूरे क्षेत्र के पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने जैसा है, जिसके परिणाम हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। तो अंत में ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि अरावली को केवल उसकी ऊंचाई से परिभाषित करना एक बहुत ही संकीर्ण और खतरनाक नजरिया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी इंसान की कीमत सिर्फ उसकी हाइट से आंकी जाए, उसके ज्ञान, उसकी काबिलियत, उसके दिल से नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका असली मूल्य इसके पारिस्थितिक कार्यों में है। ये हवा को कैसे साफ करती है, पानी को कैसे सहेजती है, रेगिस्तान को कैसे रोकती है और अनगिनत जीवों को कैसे पनाह देती है। इसका असली मूल्य इन कामों में है, ना कि मीटर में। अगर हम सिर्फ ऊंची चोटियों को बचाएंगे तो हम इसकी आत्मा को खो देंगे, क्योंकि असल जीवन, असली जंगल, असली बायोडायवर्सिटी तो ढलानों और तलहटी में नहीं पनपती है। अगर हमने उसे खो दिया तो हमने सब कुछ खो दिया। तो ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाती है। जब हम विकास के लिए प्रकृति का मूल्यांकन करते हैं तो क्या हम केवल वही चीजें मापते हैं जिन्हें मापना आसान है, जैसे कि ऊंचाई या क्षेत्रफल, या हम उन अनमोल कार्यों को भी ध्यान में रखते हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे कि सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी, या एक तेंदुए को अपने घर में आजादी से घूमते देखने का सुकून।